नमस्कार मित्रों, आपका S2 एडवाइजर में फिर से स्वागत है। 20-25 साल में हमारी सोच और हमारी विचार में बहुत बदलाव आया है। 20-25 साल में हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव आया है। हमारे शहर फैलने लगे हैं। अब ना तो शिक्षा की परेशानी रही है, ना धन की कोई परेशानी रही है। नौकरी भी सहजता से मिल जाती है। शिक्षा भी आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए, हर तरह की प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी शहर में जाकर आप मकान बना सकते हैं, मकान ले सकते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से हमारा समाज अब बहुत सुदृढ़ होता चला गया है। लेकिन एक चीज़ में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। वो गिरावट है वैवाहिक कार्य, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहे। अब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे परस्पर जीवन के जो जीवन के जो अंग हैं, हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिसे हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं, गृहस्थ जीवन कहते हैं, उसी पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल बहुत सारे युवाओं के तो विवाह ही समय पर नहीं होते। विवाह के इंतज़ार में बहुत सारे युवा तो 40 साल की उम्र पास कर जाते हैं, जिसमें चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। और लड़के लड़की कहना तो गलत हो जाता है। जब 40 साल की उम्र हो जाए तो वो वयस्क व्यक्ति या स्त्री बन जाते हैं। यदि इस उम्र में जाके विवाह हो जाए तो क्या पता विवाह कामयाब होगा, दाम्पत्य जीवन स्थिर रहेगा या टूट जाएगा, क्योंकि आजकल संबंध विच्छेद की संख्या भी निरंतर बढ़ रही हैं। 20-25 साल पहले संबंध विच्छेद की एकाध घटना होती थी। अब तो सबसे पहले विवाह के समय ही ये समस्या खड़ी हो जाती है, कहीं विवाह टिकेगा कि टूट जाएगा। विवाह टिक भी जाए फिर संतान की परेशानी होती है, संतान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आजकल के नव दंपतियों को संतान के लिए भी डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ती है। IVF की ज़रूरत पड़ने लगी है। फिर संतान को पालने में, क्योंकि यदि आपका विवाह 40 साल की उम्र में हुआ और 40 साल की उम्र में आप माँ बाप बने, तो जब तक वो 40 का होगा आप 80 के हो जाएंगे, 80 के होंगे, आप जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन कहता है। इस तरह हम कहें व्यक्तिगत जीवन पर हमारे बहुत प्रभाव पड़ा है। विवाह को लेकर आज हर परिवार दुखी है। विवाह के बाद परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है। बहू आते ही परिवार में संबंध को कमज़ोर करने लगती है। बहू सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, बहू सास का संबंध बिगड़ जाता है। और बहू सास का संबंध बिगड़ने के साथ ही बाप बेटे के संबंध में भी दरार पड़ने लगती है। तो ऐसे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन सुखद और आनंद से भरा रह सकता है। कुछ सिंपल सहज साधारण से उपाय हैं जिन उपायों को हम करते रहते थे, लेकिन अब हमने छोड़ दिए। अब इनको हमने आधुनिकता के रूप पर त्याग दिया। और यही कमी है कि आज हमारे गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ उठापटक होती रहती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि विवाह में बारात का स्वागत सत्कार शराब से होता है। शराब से यदि हम आदर सत्कार करेंगे बारात का, तो निश्चित रूप से विवाह के साथ दाम्पत्य जीवन में शनि और राहु का प्रवेश भी हो जाता है। ना तो राहु चाहता है कि संबंध सहज रहें। राहु बिना किसी कारण से हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल पैदा करने लगता है, हमारी विचार धारणा को नकारात्मक भाव से भर देता है। इसीलिए आज की जो लड़कियां हैं नव वधू बन के जब अपने ससुराल जाती हैं तो ससुराल में ही कलह का कारण बन जाती हैं। फिर शराब के साथ में, मांस मच्छी के साथ में, अंडे के साथ में शनि का प्रवेश भी हो जाता है। और शनि का तो अर्थ ही है दरिद्रता खुलना, कलह लड़ाई झगड़ा कराना। लड़ाई झगड़ा ही नहीं कराना, एक दूसरे को जेल कराने के पीछे लग जाना, मारपीट करना, सिर फोड़ देना, बहुत कुछ। शनि के तो बहुत सारी अशुभता भी है। शनि हमें बहुत कुछ देता भी है, लेकिन अशुभ हो, यदि शनि अशुभ बन के हमारे जन्म कुंडली में प्रवेश कर जाए, स्थिर हो जाए, तो वो किसी भी हद तक हमें कोई भी निकृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो कुल वधू बन के आती है, इसका ससुराल में कुल वधू के रूप में स्वागत होता है, या जिस वर का
हम नारायण के रूप में सादर सत्कार करते हैं, आदर मान करते हैं, यही परिवार में कलह के कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो वैवाहिक कार्य में शराब का, मांस मच्छी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनकी जगह यदि हम पहले जैसे हम करते थे कि बेसन की मिठाई, बेसन के लड्डू, आजकल तो हमने मांगलिक कार्यों से पहले बेसन का लेप लगाना भी छोड़ दिया है। बेसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसन की मिठाई से, बेसन के लड्डू से या बेसन के लेपन से हमारे जन्म कुंडली बृहस्पति मजबूत होते हैं, बृहस्पति सुदृढ़ होते हैं और बृहस्पति बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी बुद्धि में गलत विचारों को प्रवेश नहीं करने देते। गलत विचारों से ही हमारे जीवन में कलह की स्थिति बनती है। तो हमें इस चीज़ का हमें दिमाग में रखना चाहिए कि कभी भी विवाह बारात का स्वागत सत्कार शराब से नहीं होना चाहिए। शराब होनी ही नहीं चाहिए। पहले जब तक शराबें नहीं होती थी, ज़्यादातर वैवाहिक कार्य स्थिर रहते थे और जन्म जन्मांतर चलते थे। आप इस बात को लेकर भी असह्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन पद्धति में विवाह का संबंध 7 जन्मों से माना गया है। आज तो आधुनिक पढ़े लोग मजाक करते हैं, क्योंकि कहते हैं 7 जन्म कैसे चल सकता है। लेकिन यदि आप आनुवांशिक साइंस के बारे में, जेनेटिक साइंस के बारे में जानते हैं, तो आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक दंपत्ति संतान को जन्म देता है तो उसकी संतान में आधे जो जेनेटिक्स अंश हैं, आधे क्रोमोसोम पिता से आते हैं, आधे क्रोमोसोम माता से आते हैं। जब उनका वो संतान अगली पीढ़ी में बाप बनता है या माँ बनती है, तो उसका भी संबंध किसी और परिवार से होता है, लेकिन उसके संतान में भी 1/4 अंश आपका रहता है। 1/4 अंश माँ के साथ से दूसरे में जाता है। फिर आप उसकी तीसरी पीढ़ी जो विवाह करती है, तो उसमें भी 12.5% अंश आपका रहता है, 12.5 अंश तो माँ से आता है। इस तरह हमारी जो जेनेटिक संरचना 7 जन्म में जाके होती है। तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बात भी सत्य है कि हमारा वैवाहिक कार्य 7 जन्मों तक रहता है। हम जन्म लें ना लें, हम किस रूप में जन्म लें, ये बात अलग है। उसको माने ना माने, वो एक अलग सिद्धांत है। लेकिन यदि हमारी संतान हुई है तो उसके माध्यम से भी हमारे जो जेनेटिक अंश हैं वो 7 पीढ़ी तो चलने वाले हैं। यद्यपि प्रत्येक पीढ़ी में उनकी संख्या 50% कम होती चली जाती है, तो 7 अंश का तो सिद्धांत सीधा साबित हो जाता है। इसलिए वैवाहिक कार्यों को, दाम्पत्य जीवन को आनंदपूर्ण बनाए रखने में हमें छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व रखना चाहिए। तो पहली चीज़ कि राहु का प्रवेश, शनि का प्रवेश हमारे जीवन में ना करे, तो हमें शराब नहीं बांटनी चाहिए। वैसे आजकल एक और प्रचलन शुरू हो गया है, प्रश्न ये शुरू हो गया है कि जो बहू है, जो कुल वधू है, वो अपने सास अपनी मायके को ले जाती है, अपनी माँ को ले जाती है। वो प्रत्यक्ष से जाए या अप्रत्यक्ष रूप से जाए, वो साथ में जाती है। क्योंकि आजकल मोबाइल हो गए, टेलीफोन हो गए, पहले तो पत्राचार होता था। वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बेटी के लिए जो वर देखने जाते हैं माँ बाप, और एक बार जाते हैं, दोबारा फिर वो लड़की घर नहीं जाते। लड़की के यहाँ भोजन ना करने का भी सिद्धांत इसलिए रखा गया कि यदि भोजन करने का विधान रहेगा तो जो माँ बाप हैं लड़की के ससुराल में जाके कुछ दिन निवास भी कर सकते हैं। जाएंगे तो वहाँ राहु का माहौल बनेगा, राहु का प्रवेश होगा, और जैसे जैसे राहु का प्रवेश होगा, राहु प्रबल होगा, बुद्धि को क्षीण करेगा, बुद्धि में अशुभ विचार पैदा कर देगा। अशुभ विचारों से ही कलह की शुरुआत होती है। फिर पत्नी पति से लड़ेगी, पति पत्नी के गलत विचार, फिर सास ससुर के साथ में झगड़ा करेंगे, कलह की स्थिति बन जाएगी। वैसे तो आजकल एक चीज़ और भी देखने में आई है कि लड़की जब गर्भवती होती है तो उसकी देखभाल सास नहीं करती, उसकी माँ करती है। यहाँ तक कि उसकी डिलीवरी के समय भी लड़की की माँ सिराने रहती है और लड़की की सास किचन संभालती है। अपने जो लड़की के जो माँ बाप हैं,
जो भाई बंधु हैं उनकी सांस मार करती है। प्रसव क्रिया लड़की की माँ दिखती है, ये गलत है, क्योंकि लड़की की माँ का प्रसव के समय उपस्थित रहना बच्चे के या कुल परिवार में राहु का प्रवेश कराने की स्थिति बन जाता है। और ये कलह की स्थिति है, इससे परिवार एक नहीं हो सकता, परिवार में कलह बनी रहती है। तो निश्चित रूप से दो चीज़ों का महत्व हमें समझना चाहिए कि शादी के समय स्वागत सत्कार में कभी शराब का प्रयोग ना करें, स्वागत सत्कार में कभी शराब को वितरण ना करें, मांस मच्छी का प्रयोग ना करें। आप कहेंगे बहुत लोग करते हैं, आजकल प्रचलन है, तो आप ये भी देख लीजिए कि वहाँ की जो वैवाहिक कार्य कितने सफल हो रहे हैं। जिन परिवारों में शराब का प्रयोग विवाह के बाद होता है, उनमें से अधिकांशों में कुछ वर्षों के बाद कलह हो जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वैसे शराब का प्रचलन पश्चिमी सभ्यता में है, क्या पश्चिमी सभ्यता में वैवाहिक कार्य होते हैं? वहाँ वैवाहिक कार्य नहीं होते, सिर्फ सेक्स डेवलपमेंट रिलेशन डेवलप होते हैं। वहाँ शारीरिक संबंधों के लिए दो विपरीत ध्रुव साथ आते हैं। वहाँ विवाह जैसी कोई पद्धति नहीं है। इस्लाम में भी देखें तो इस्लाम में शराब का प्रचलन तो नहीं है, लेकिन मांस का प्रचलन है। इसलिए वहाँ भी एक के बाद दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, वहाँ भी एक पुरुष 4-4 विवाह, 6-6 विवाह कर लेता है। तो वहाँ भी विवाह जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। निकाह को वैवाहिक कंसेप्ट में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। विवाह एक संस्कार है जो जैसे कि मैंने बताया 7 जन्मों तक चलने वाली प्रक्रिया है। पश्चिमी सभ्यता में संतान का मालिक, संतान का बाप कोई होता नहीं, ना भी हो तो भी उसका जीवन चल जाता है। एक तरह से हम इसको असभ्य जीवन शैली कह सकते हैं। जैसे कि वैसे तो पशु पक्षियों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको माँ बाप बनने का अधिकार देना है। और एक बार में तो आपका जो गली का कुत्ता है, गली की कुतिया है, वो भी इस बात को सोचती है कि इसको अपने बच्चों का पितृत्व प्रदान करना है। तो हमें यदि अपने गृहस्थ को सुदृढ़ रखना है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। वैसे यदि सास का आदर सत्कार बहू के द्वारा हो, बहू सास को मान सम्मान दे, पैर स्पर्श करे, तो निश्चित रूप से सास में जो राहु की जो स्थिति है निर्मल होती है, कमजोर पड़ती है। आदर मान से उसमें बृहस्पति जागृत होते हैं। बृहस्पति जागृत का अर्थ है कि संबंधों में सुदृढ़ता आना, संबंधों में सुधार आना, घनिष्ठता पैदा होना। वैसे आजकल एक और प्रश्न शुरू हो गया है, वो प्रचलन भी बहुत खतरनाक है। प्रश्न ये है कि आजकल लड़कियां अपने अंग वस्त्रों को, अपने अंडरवियर, ब्रा आदि को ससुर आदि के सामने लटका देती हैं, सुखा देती हैं। लेकिन ये सही आदर से, सम्मान से हमारे जीवन में शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, अशुभ ग्रह शांत होते हैं। लेकिन जब हम फूढ़ता पे आते हैं, अश्लीलता पे आते हैं, हम आदर मान की जगह अपमान अनादर की तरफ बढ़ते हैं, तो उनसे अशुभ जो ग्रह हैं वो प्रकोपित होते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और वही हमारे पारिवारिक जीवन में विष घोलने का कार्य करते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। आजकल लड़कियां जैसे कि मंगलसूत्र है या नाक में छेद करा के चीज़ें धारण करने की, कान में कुंडल, ऐसा नहीं करती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं। लेकिन वैवाहिक स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए। वैसे तो और भी कई ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनके माध्यम से हम गृहस्थ को बचा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य जीवन, आनंद और सुख की प्रवृत्ति प्रवेश करा सकते हैं। क्योंकि प्रचलन ऐसा है, लेकिन उस प्रचलन से हम किसी सभ्य समाज की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम असभ्य समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अशांत समाज को हम फैला रहे हैं। क्या हम शीर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं या हम निकृष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी मानव सभ्यता ने निकृष्टता को ग्रहण किया है,
मानव सभ्यता में विनाश पैदा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आप वैज्ञानिक आज सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, आप सबसे ज़्यादा भौतिक रूप से संपन्न हैं। मानव सभ्यता कई बार विकसित हुई, कई बार शीर्ष पर गई, फिर एकाएक हमारे प्रकोप के कारण, हमारे इनके ऐसे व्यक्तिगत कर्मों के कारण वो नीचे धराशायी हो गई। तो हमें